बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, आखिरकार आज वो दिन है जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मार्का लुसेल स्टेडियम में होने जा रहा है। फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, ये दो बड़ी टीमें हैं, पहले भी ये वर्ल्ड कप के फाइनल जीत चुकी है। कांटे का मुकाबला होगा और कल तीसरी पोजीशन के लिए जो क्रोएशिया और मोरक्को का मैच हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मेहमान थे उनके दिल तो कहीं ना कहीं क्रोएशिया के मोरक्को के साथ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो मैच हार गया मराकेश और इस तरह से चौथी पोजीशन पर आया। और ये उनके कोच ने कहा कि हमारे लिए ये भी बड़ी एक एजाज़ की बात है, और उन्होंने इस मैच के बाद भी ग्राउंड में सजदे किए और अल्लाह का शुक्र किया कि हम चौथी पोजीशन पर भी आ गए। आज बड़ा मार्का है, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद सईद साहब, इनके साथ साथ हसन भट्ट साहब, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है हमारे नेशनल, और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो फुटबॉल फेडरेशन है कहाँ पर डाउनफॉल हुआ, किस तरह से जो भी उनकी वजूहात हुई, क्योंकि ये एक वोहेब क्लब के नाम से पाकिस्तान में फुटबॉल का क्लब भी रन कर रहे हैं। वेलकम टू दी शो जनाब, बोथ ऑफ यू। अहमद सईद साहब से आगाज़ करूंगा। अहमद साहब, क्या देख रहे हैं फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना? आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेसी के फ़ैन लगते हैं, तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जहाँ तक फ़ैन होने की बात है तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक अच्छे फ़ुटबॉल देखना चाहते हैं तो आप मेसी रोनाल्डो दोनों के ही फ़ैन होंगे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी फ़ुटबॉल खेलते हैं। और मैंने आपको ये पहले बताया कि मेसी जो कि हमारे चाइल्ड आइडल थे, 2006 के वर्ल्ड कप में हमने मेसी को सपोर्ट किया, 2010 के वर्ल्ड कप में मेसी को सपोर्ट किया, लेकिन मेसी ने हमारा दिल तोड़ा उसके बाद ज़ाहिर है। और मेरा ख्याल है कि मर्द का दिल जो है वो ज़िंदगी में एक ही बार टूटता है। तो आज 2022 में कतर में होने वाला वर्ल्ड कप, आज उसका फाइनल मैच, आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर लियोनेल मेसी, आपको आज उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मैच देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये उनका इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भी हो। अभी हमने खबर सुनी है, जो मीडिया ने एक अभी न्यूज़ जारी की है कि मेसी ने कहा है कि ये मेरे करियर का, इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा। तो लियोनेल मेसी के लिए सवाल से बहुत बड़ा मैच। उसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेयर दोनों टीमों की जानिब से जो पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर पाएंगे, तो ये उनकी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा मैच होगा। फ्रांस की टीम का स्क्वाड, पिछले साल के कुछ प्लेयर, हुगो लॉरिस पिछले साल वर्ल्ड कप खेले हैं, एम्बापे पिछले साल वर्ल्ड कप खेले हैं, ओलिवियर जीरूड पिछले साल वर्ल्ड कप खेले हैं। उनमें से भी लेकिन 6, 7, 8 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल करेंगे। और ये बहुत सारे प्लेयर, मेरा ख्याल है कि एक फ़ुटबॉल प्लेयर का जो पिनिकल होता है लाइफ का, ये उसका लाइफ ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, और उस वर्ल्ड कप के फाइनल को अगर वो विन कर जाए तो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो वहीं पूरा हो जाता है। तो ये इस लिहाज से बहुत बड़ा मैच होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे लुसेल के आइकॉनिक स्टेडियम में बिल आखिर कतर जो है वो उस लेवल पे ले आया है, पूरी दुनिया को स्टेज पर ले आया है। अच्छी एंडिंग होने जा रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो कतर के ऊपर। बट साहब, फ्रांस की अगर बात की जाए, अर्जेंटीना की, तो जो बता दी खसूसियात अहमद साहब ने, फ्रांस को अगर देखा जाए डिफेंडिंग चैंपियन 2018 में, और उसके बाद से अब 2022 का फाइनल खेल रहा है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम पहले भी जीत के आए, हम दोबारा जीत सकते हैं। तो खिलाड़ियों पे, आप जैसा कि क्लब चला रहे हैं, खिलाड़ियों के जहन पर ये क्या पॉजिटिव चीज़ होती है कि हम पहले भी जीते थे, अब हम दोबारा जीत सकते हैं? इसमें अहमद भाई ने जो बात की ना, जैसे कि फ्रांस और अर्जेंटीना के लिए बहुत बड़ा मैच है, लेकिन हम सब के लिए भी ये एक बहुत थ्रिलिंग किस्म का और एक्साइटेड मैच होगा, और ये बहुत शानदार मैच होगा एक हिस्ट्री का। और दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं। अब जैसे आपने फ्रांस की बात की, तो फ्रांस अगर ये अपने टाइटल का डिफेंड करती है, टाइटल को, और वो दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन हो जाती है, तो ये उस लेगेसी में या उन टीम्स में शामिल हो जाएगी जिसमें ब्राज़ील ऑलरेडी मौजूद है, कि जिसने 58 का वर्ल्ड कप जीता और कंटिन्यूसली उसने फिर 62 का वर्ल्ड कप भी जीता। और इसी तरह से इटली ने 1934 और 38 का वर्ल्ड कप दोनों उसने जीते, और एक जो है वो 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन लगातार होने का एजाज़ हासिल किया। और अगर फ्रांस भी ये आज कारनामा सर अंजाम देता है तो ओबियसली वो उस हाई रैंक टीम में शामिल हो जाएगा कि जो दुनिया के अंदर ऐसी तीसरी वह टीम बन जाएगी कि जो मुसलसल जो है वो दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और बहुत एक हाई लेवल के ऊपर इस वक्त उनका यकीनन कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो एक अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और वो बतौर टीम खेल रहे हैं। मतलब उसमें ऑब्वियसली जैसे हम पहले बात कर रहे थे ऑफ एयर के, लियोनेल मेसी एक डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों, किसी भी टीम में जब 2 टीमों का मैच हो रहा होगा तो एक डिफरेंट चीज़ जो है वो मेसी की मौजूदगी है। बिल्कुल। लेकिन इसी तरह से अगर आप फ्रांस की टीम को देखें तो वो एक टीम के तौर पर उभर के सामने आ रही है, और उसने बतौर टीम, मतलब हम टीम को जब लेते हैं तो
पहले हम ये सोचते थे कि टीम है जनाब एक ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन जब हमने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो हमारे कोच ने हमें कहा कि टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो ये है टीम का मतलब। तो आप ये देखें कि फ्रांस का जो पूरी की पूरी टीम है वो पूरी की पूरी गोलकीपर से लेके उनके फॉरवर्ड तक की जो एक सपोर्ट उनको पूरी की पूरी मिलती है, तो वो बतौर टीम जो है वो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और आई होप कि वो इंशाल्लाह आज अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा अहमद सईद साहब, क्या लग रहा है, बीबीसी की एक रिपोर्ट है जनाब कि फ्रांस का मिडफील्ड बड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश पंडित जो है वो खासी नज़र रखे हुए हैं इस पर, आपका क्या कहना है कि फाइनल तक पहुंच गया है, वाकई फ्रांस का मिडफील्ड कमज़ोर है या बीबीसी जस्ट वैसे ही नेगेटिविटी फैला रहा है फाइनल बड़े मार्के से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बीबीसी की ही हर बात पे यकीन करना था और बीबीसी के ही तबसरों को अगर हमने जज करना था तो शायद इंग्लैंड की टीम जो है वो ये वर्ल्ड कप यहाँ आने से पहले ही जीत चुकी होती। तो कोई टीम अगर वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर यहाँ तक आ रही है इस मिडफील्ड के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अब उसे ये तो नहीं कहा जा सकता, उसे ये कह के रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये कमज़ोर मिडफील्ड है। इस सेंस में ये बात पहले से हो रही थी कि उनके जो फर्स्ट चॉइस मिडफील्डर हैं पॉल पॉगबा और इनगोलो कांटे, वो ज़ाहिर है इंजर्ड है, लेकिन उनको जिन प्लेयर ने रिप्लेस किया शुआमिनी और इल्गिन शुआमिनी जो रियल मैड्रिड में खेलते हैं, एंड राबियो ने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये अब एक कमज़ोर मिडफील्ड है। और जब सेकंड टीयर मिडफील्ड या सेकंड चॉइस प्लेयर जब टीम में आके अच्छा परफॉर्म कर जाए और वो अपनी टीम को फाइनल तक ले आए, तो मेरा ख्याल है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे आ चुका होता है कि वो इन सारी चीज़ों से फिर मुबर्रा हो चुका होता है, ये जो पंडित बैठ के तब से और तजज़िये करी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की जो फुटबॉल टीम है उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो इन बीबीसी के तजिया निगारों का ही होता है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा बट साहब, कोई बीमारियां भी चल रही, कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, कुछ जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, 3 खिलाड़ी मेरे ख्याल अभी तक जो है ना प्लेइंग 11 के 3 खिलाड़ी बग फैला हुआ है। मैं अगर इस आपके क्वेश्चन को सॉरी मैं अगर इलेबोरेट कर दूं, बट साहब क्योंकि कोच भी हैं AFC के सर्टिफाइड कोच हैं, तो मैं इनसे ज़रा रहनुमाई भी देना चाहूँगा, इसको रिलेट करूँगा। ये जो विंटर में वर्ल्ड कप हो रहा है पहली बार, और ये जो सिकनेस बग फैला हुआ है, इसको इस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है कि ये मौसम में तब्दीली की वजह से। तो यूरोपियन प्लेयर्स को तो जाहिर है कि इस किस्म की सिचुएशन के अंदर खेलने की आदत नहीं है। और पहले हम ये बात कर रहे थे ऑफ एयर कि जो यूरोप में वर्ल्ड कप हुआ वो यूरोप की टीमें जीत गई, जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका की टीमें जीत गई। तो किस तरह से जो वेदर कंडीशंस होते हैं उसके साथ किस तरह से एडजस्ट करते हैं प्लेयर यहाँ पे आके? असल में इसमें ना जैसे अहमद भाई ने बात की कि जितना जो यूरोपियन टीम्स जीती हैं वर्ल्ड कप, वो यूरोप में वर्ल्ड कप हुए हैं, और इसी तरह अगर हम दूसरी टीमों को देखें तो वो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिकन टीम ने जीते हैं जो वहाँ पर मैचेस हुए हैं। असल में वे ऑफ प्ले का फ़र्क है, जहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं यूरोप के अंदर, वहाँ पर प्लेयर्स खुद ज़्यादा भागते हैं और बॉल को कम भगाते हैं, मतलब उनकी रनिंग जो है, उनकी एक्सर्शन जो है बॉल के साथ ज़्यादा होती है, ताकि वो जो फ्रीजिंग कोल्ड वेदर होता है उसमें जो वो वार्म अप हुए होते हैं वो कूल डाउन ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुद से एक्सर्ट करते हैं। और इसीलिए जब वो जाते हैं किसी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में या गर्म वेदर के मुल्क के अंदर, तो जब वो खुद उतनी ही एक्सर्शन के साथ भागते हैं तो वो ड्रेन आउट हो जाते हैं और इसलिए वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप दूसरी टीमों को देखें, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, वो बॉल को ज़्यादा ट्रैवल करवाती हैं, वो बॉल को ज़्यादा भगाती हैं और ख़ुद कम भागती हैं ताकि वो अपने वेदर कंडीशन के मुताबिक एक्लिमेटाइजेशन जो उनकी हुई है वो उसके मुताबिक खेलें। अभी यहाँ पर चूँकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट वेदर है, इसी तरह से जब 2002 का वर्ल्ड कप हुआ था जापान और कोरिया में, उसमें भी पूरी दुनिया का फोकस ये था कि ये एक डिफरेंट वेदर के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इसके अंदर किसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और कौन फिर इसके अंदर जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। तो उसमें भी आपने देखा कि उस कंडीशन के अंदर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों, मतलब जर्मनी वर्सेस ब्राज़ील, तो मतलब दोनों कंडीशंस के अंदर जो टीमें थी वो यहाँ पर आके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि एक अच्छा वेदर मौजूद था। इसी तरह से ये अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसको भी जो जून में होता था इसको दिसंबर में इसीलिए ट्रांसफ़र किया गया कि वेदर कंडीशन जो हैं वो एक अच्छे उस एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएं और लोग जो हैं उसको अच्छा प्ले कर सकें। अभी जो वहाँ पर हो रहा है, चूँकि एकदम से वो एक कंडीशन चेंज हुई है और ठंड एकदम से हो गई है, तो वो जो उसमें है तो उसमें मेरे ख्याल में इस हवाले से प्रॉब्लम आ रही है प्लेस को कि वो एक, क्योंकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त टेम्परेचर कुछ और था, इतनी ज़्यादा सीधी ठंड नहीं थी। अब तो चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो वो जो वेदर अचानक चेंज हुआ, कल हमने मोरक्को और क्रोएशिया के मैच में देखा बहुत ज़्यादा सारे प्लेयर्स मतलब हैमस्ट्रिंग हो रही थी उनको और इस किस्म की इंजरीज हो रही थी। अच्छा, सवाल ये था मेरा कि अब अगर ये 3 खिलाड़ी ये प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, 3 खिलाड़ी अगर ये नहीं खेलते
तो बैकएंड पे क्या प्लान हो सकता है फ्रांस के पास, क्योंकि पॉल और कांटे के बाद जो 5 नए खिलाड़ी शामिल किए, 8 खिलाड़ी थे जो उनके फर्स्ट टीम, जिसमें से उनके 5 प्लेयर ऐसे थे जो फर्स्ट टीम के फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे। उसमें करीम बेंजेमा भी शामिल थे, उसमें ये पॉगबा और कांटे भी शामिल थे। तो ये सारे प्लेयर वर्ल्ड कप में शामिल नहीं रहे फ्रांस की टीम में, इनमें से कोई भी फ्रांस की टीम में शामिल नहीं रहा। इन प्लेयर्स को उन्होंने रिप्लेस कर लिया था वर्ल्ड कप से पहले ही। और हम बेंजेमा की बात कर रहे थे कि हो सकता था कि वो आ जाए कतर के वर्ल्ड कप में, लेकिन अब इस न्यूज़ को बेहतर कर दिया जी। इस पर मजीद भी बात करेंगे और मेसी की टीम अर्जेंटीना पर भी बात करेंगे कि उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल टाकरे की, जो आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। ये दोनों टीमें पहले भी वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी हैं और फाइनल जीत भी चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन भट्ट साहब, उनसे जान लेते हैं। भट्ट साहब, आए दिन फुटबॉल में तब्दीलियां, रूल्स में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अहमद साहब, 17 येलो कार्ड, 1 रेड कार्ड दिया गया अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड के मैच। ये भट्ट साहब क्लब चला रहे हैं आप, एक अरसे से यही चलता आ रहा है, ये रूल्स कब से बने और इनको मजीद जो कहते हैं ना पॉलिश कब किया गया, कौन से वर्ल्ड कप के बाद किया गया? अच्छा, इसमें 1904 में 1904 में फीफा जो है वो बनी और फिर उस वक़्त ये चीज़ें डिसाइड होती आहिस्ता आहिस्ता आज हम 2022 में बैठे हुए हैं। 1966 का जो वर्ल्ड कप था, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 66 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ये हुआ 58 और 62 का वर्ल्ड कप, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ब्राज़ील जीत चुका था और ये अश्योर था कि इस वक्त जो उनकी फिटनेस की लेवल है और पेले वन ऑफ दी स्टार जो है वो उस वक्त खेल रहा था, ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ ऑल टाइम, तो वो इसको भी तीसरी दफ़ा ये वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाएंगे ब्राज़ील ये। तो फिर एक नारा वहाँ पे स्लोगन मशहूर हुआ, स्टॉप पीले स्टॉप ब्राज़ील। ये 1966 के वर्ल्ड कप की बात है। अब वो जब 66 के वर्ल्ड कप में आया और फिर वो जब जीतना शुरू हुआ तो फिर एक टीम थी जिनके साथ इनका क्वार्टर फाइनल मैच था आई थिंक, उसमें ये हुआ कि ये तय किया गया कि ब्राज़ील को रोकना है तो पीले को रोकें, और पीले को फाउल किया गया और उसके दोनों जो टखने थे वो फ्रैक्चर हो गए। और जब वो फ्रैक्चर हो गए उस वक्त ये सूरत हाल थी, उस वक्त रूल्स में सब्स्टिट्यूशन नहीं थी। अच्छा। और उस वक्त रूल्स में ये कार्ड्स नहीं थे, कोई वहाँ पे पेनल्टी इस तरह की नहीं होती थी कि आप रेड कार्ड दे के जिसने फाउल किया उसको बाहर भेज दिया जाए। जी, अब तो वीआर भी आ गया और वो जरा सी कहीं पे चोट लगे तो अभी तो कैमराज आ गए, अभी तो आपकी वो चीज़ छुप नहीं सकती ना, इसमें फिर वो 86 का हैंड ऑफ गॉड भी आ जाता है जिसमें मैराडोना की बात होती। तो उसमें फिर ये हुआ कि फीफा ने ये देखा, अब वो पीले जो है उसके दोनों टखने फ्रैक्चर हो गए हैं और सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो बाहर नहीं आ सकता और कोई प्लेयर अंदर नहीं जा सकता। तो फिर वो जो 20-25 मिनट आखिरी थे मैच के वो अंदर ही बेचारा लंगड़ाता हुआ चलता रहा और वो मैच फिर वो ब्राज़ील हार गया और 66 का वर्ल्ड कप भी ब्राज़ील हार गया। फिर वो उन्होंने रिवेंजफुली जब वो पूरी तैयारी से 70 के वर्ल्ड कप में आए और फिर उन्होंने वो वर्ल्ड कप भी जीता। उसके बाद जो है ये येलो कार्ड्स और फिर रेड कार्ड जो है उसके बाद में इसको किया गया, फिर सब्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ की गई, पहले 3 थी, अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर आप देखते हैं ये कोविड इस वर्ल्ड कप में ऐड हुई है। ये वर्ल्ड कप में पहली दफा, लेकिन ये उससे पहले जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो चुकी है मेरे ख्याल ज़्यादा जो है वो कोविड का जब ये मामला हुआ ना उसमें ये कि प्लेयर की एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है तो इसको कर दिया गया। यूएफए ने सबसे पहले अलाउ की थी अपनी लीग्स के अंदर। अच्छा। और फिर बाद में फीफा ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है। अच्छा जी, मेसी के बड़े फ़ैन हैं हमारे अहमद सईद साहब। अहमद साहब थोड़ा सा एलेबोरेट करें, मेसी के कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेस पर मेसी जो है बाकी सबसे अलग है और कहा यह जा रहा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी इस टाइम इस वर्ल्ड कप में अचीव कर सकते हैं अगर ये वर्ल्ड कप वो जीत जाते हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं वो फैंस जो इस बुनियाद पर मेसी को वर्ल्ड कप जीता हुआ नहीं देखना चाहते कि वो रोनाल्डो फैंस हैं या वो दूसरे कैंप के अंदर जो है वो बेस करते हैं, तो देखें मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत सिक अप्रोच है। अगर आप एक अच्छे फुटबॉल फ़ैन हैं तो आप यकीनन ये चाहेंगे कि जो बड़े प्लेयर हैं उनमें से कोई ना कोई जो है इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लिफ्ट करे। और मेसी के वर्ल्ड कप जीतने से जाहिर है कि रोनाल्डो के कैरियर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोनाल्डो अपनी जगह एक बड़ा प्लेयर है, मेसी अपनी जगह एक बड़ा प्लेयर है और हमें बहुत खुशी होगी अगर मेसी आज वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हैं। मेसी के जो एट्रीब्यूट्स की हम पिछले कई शो से ही बात कर रहे हैं, उनका जो एक एट्रीब्यूट, उनका जो विजन है गेम को लेकर, उनकी जो इंटेलिजेंस है गेम को लेकर, उसकी हम बात कर रहे हैं। और मेसी का जब आप बात करते हैं तो जहन में यही आता है कि मेसी एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर है। मेसी के साथ आप मैजिक को रिलेट करते हैं, तो मेसी के एट्रीब्यूट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, मेसी के रिकॉर्ड्स की एक बहुत बड़ी तादाद है।
अभी हम ऑफ कैमरा हसन भट्ट साहब से भी इस मौजू पर बात कर रहे थे और मैं चाहूँगा कि वो इसके ऊपर भी रोशनी डालें मैसी के ऊपर कि मैसी को कौन सी जो चीज़ें हैं वो मुमताज़ करती हैं। तो मैसी का मैं जिस क्वालिटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो बहरहाल यही है कि उनका जो विजन है गेम को लेकर, उनको जो उसको समझने की सलाहियत है उस वक्त जो रन ऑफ प्ले चल रहा होता है, वो मैसी को मेरा ख्याल है कि एक्सटिंग्विश करती है बाकी। बट साहब आप वहीब क्लब के मैनेजर भी हैं, जब आप बच्चों को ड्रेस कर रहे होते हैं तो ज़्यादा एग्जांपल्स किसकी देती हैं, मैसी की या रोनाल्डो की? अरे असल में जब हम अपनी लोकल लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो फिर हम ऑब्वियसली ये सारे जो बड़े स्टार्स हैं, मतलब पीले, मैराडोना, ब्राज़ील और ये मैसी है, रोनाल्डो है, ब्राज़ील का रोनाल्डो होता था जिसके 9 नंबर की जर्सी जिसकी वजह से शर्ट बहुत मशहूर हुई, तो ऑब्वियसली इनकी एग्जांपल्स आती हैं कि यार देखो अब जैसे अहमद भाई ने बात की, मेसी जो है वो एक नेचुरल प्लेयर है, उसमें एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, उसको किसी ने बनाया नहीं। ऑब्वियसली जो उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ थी उसको इम्प्रूव तो किया जाता है वक्त के साथ साथ, वो प्लेयर की अपनी मैच्योरिटी भी होती है। और जब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें तो मैं इसी तरह से एक कंपैरिजन सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना वो एक मशीन की तरह काम करता है, मतलब उसकी फिटनेस का लेवल ही 37-38 नाउ, तो इस लेवल पे प्लेयर जो है वो नॉर्मली इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते कि उनकी 17-18 साल के एज के जो प्लेयर की जो स्टैटिस्टिक्स वो आ रही होती है फिटनेस की। लेकिन जो मेसी है वो एक नेचर बॉर्न प्लेयर है और वो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ वो टीम प्लेयर है, वो इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है। बाज़ औक़ात होता ही है कि एक बहुत अच्छा प्लेयर होता है लेकिन वो टीम प्लेयर नहीं होता, वो इंडिविजुअली तो गेम करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब कहीं टीम को उसकी ज़रूरत होती है तो उसकी परफॉर्मेंस का वो लेवल नहीं होता। लेकिन अगर आप अभी रिसेंट मैचेस के अंदर देखें वर्ल्ड कप में, तो वो बतौर कप्तान उसने अपने आप को साबित किया है कि वो इस चीज़ का अहल है कि वो कप्तान के तौर पर खेले। और 10 नंबर की जर्सी जो कि मैराडोना के बाद बहुत अरसा तक, ये भी हिस्ट्री है कि अर्जेंटीना ने किसी और प्लेयर को नहीं दी और उसको रोक के रखा और फिर उसको ऑर्टिगा को दिया गया रिसेंट पास में, और फिर अब उसको मेसी की तरफ जो है ना वो ट्रांसफ़र किया गया। तो उसने अपने आप को उस चीज़ के लिए अहल साबित किया है कि मैं इस चीज़ का अहल हूँ कि मैं कप्तान भी बनूँ और मैं टीम को प्ले कर रहा हूँ जिस तरह से मैं उसको खिला भी रहा हूँ और सारी परफॉर्मेंस उसकी आपके। तो क्या देख रहे हैं, आज फ्रांस को जितवा रहे हैं आप या अर्जेंटीना को जितवा रहे हैं, पहले तो ये बताएं। मुझे पहले जर्सी का पहले बता दें, जर्सी की मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। अब 10 नंबर में ऐसा क्या है, अगर 10 नंबर ही कुछ ऐसा होता तो रोनाल्डो को साथ क्यों उन्होंने लेते, 10 नंबर ही वो भी रखते। और इसके साथ साथ कुछ गोल्स भी मिलाए जा रहे हैं कि अगर फ्रांस वाले में बात करें, एम्बापे और मेसी, उसका भी 10 है, उसका भी 10 है और उसने भी 5 गोल किए, उसने भी 5 गोल किए। तो ये जर्सी नंबर का इसकी क्या मिस्ट्री है इसके पीछे? अच्छा, वैसे नॉर्मली इसका मतलब बीइंग अ प्लेयर इसको एक प्राइड होती है जिसको आप कह लेना कि आप देखें पीले की अगर हम बात करें, मतलब हम उसके फ़ैन हैं, बचपन से हम उसको सुनते आए हैं उसके बारे में। उसने 4 वर्ल्ड कप खेले हैं जी। 17 साल की उम्र में पहला वर्ल्ड कप उसने जीता, 21 साल की उम्र में उसने दूसरा वर्ल्ड कप जीता, 25 साल की उम्र में उसने तीसरा वर्ल्ड कप खेला जिसमें उसकी इंजरी हो गई और वो नहीं जीता। यस, इंग्लैंड जीत गया। और फिर वो 29 ईयर्स की एज में उसने चौथा वर्ल्ड कप खेला और उसने अपनी फुटबॉल की लाइफ को खुदा हाफिज कह दिया, रिटायरमेंट ले ली। 29 साल की एज में 4 वर्ल्ड कप उसने खेले और उसमें से 3 उसने जीते और उसके बाद वो रिटायरमेंट हो। उसकी एक 10 नंबर की जो शर्ट वो पहनता था वो एक सिंबल बन गई कि यार ये जो क्वालिटी फुटबॉल है या एक लेवल, हाईएस्ट लेवल का जो फुटबॉल प्लेयर है वो ये उसने ये शर्ट पहनी है, इसलिए लोग उसको पसंद करना शुरू हो गए। अभी परसों भी मैं देख रहा था आपके मैच में इसी शर्ट के हवाले से, नंबर के हवाले से बात हो रही है। नंबर 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक वक्त में डेविड बेकम ने इसको बहुत हाई पे चला गया। उसके बाद नंबर 9 रोनाल्डो जो ब्राज़ीलियन था उसने 9 नंबर शर्ट यूज़ की और उसको भी एक बहुत अरूज मिला। और मैं देखा लोगों ने बाइक्स के पीछे नंबर 9 लिखा होता था और लोग इस तरह से इसको पसंद करते थे। आज दोबारा नंबर 10 की जो एक वो सुपीरियरिटी है वो हमें फिर नज़र आती है। तो एज सच शर्ट के नंबर में सिर्फ ये प्राइड होती है कि ये फलां प्लेयर ने पहनी है और उसको जो है उसकी रिकग्निशन के अंदर जो है वो मैं भी पहन रहा हूँ। अच्छा, ये है। अहमद साहब थोड़ी सी बात कर लीजिए। कल तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेला गया मोरक्को और क्रोएशिया का, जो कि क्रोएशिया ने 2-1 से जीत लिया। क्या देख रहे हैं मुराकेश, कहाँ पर लैग कर गया? कोई उनकी स्ट्रेटेजी नज़र आई या कुछ जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में अटैकिंग गेम खेली, इसमें कुछ उस तरह से नहीं दिखाई दिया? जी, इसमें सबसे हौसला अफजा चीज़ तो ये है कि यूरोपियन ओपोनेंट के खिलाफ जाके उन्हें ऑलमोस्ट 50% पोजीशन था कल मैच में। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि क्रोएशिया ने बिल्कुल ही आउट प्ले कर दिया मोरक्को की टीम को, बिल्कुल ही मैच से वो निकल गए, ऐसा नहीं हुआ। और गोल कंसीड करने के बाद भी जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया वो अच्छा रिस्पॉन्स था।
लेकिन लगता यही है कि जो फीफा ने अलाउ किया है बॉक्स के अंदर शॉर्ट पास करना गोलकीपर को, उसके बाद से जो ट्रांजिशन आ रही है टीम्स के अंदर वो इस किस्म की आ रही है कि टीम्स जो है वो शॉर्ट पास पर बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। आपको इस वर्ल्ड कप में ये देखने मिला होगा कि राइट विंग लेफ्ट विंग से क्रॉसेस की तादाद बहुत कम हो गई है, जिसको हमने पोर्चुगल के खिलाफ भी मैच में देखा, उस पर हमने बात भी की। और जो लॉन्ग शॉट्स, लॉन्ग डिस्टेंस गोल हैं वो भी इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। उसकी वजह यह है कि टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बॉल कैरी करना शुरू हो गई हैं, शॉर्ट पास में जाना शुरू हो गई हैं। कल भी हमें देखे थे कि हकीम जियेश और अशरफ हकीमी जो हैं वो राइट विंग पे क्रॉस मारने के बजाय वो शॉर्ट पास के जरिए डी के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसको ब्रेक इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि बहुत डीप चला गया था क्रोएशिया के डिफेंस और वो बिल्कुल भी उसको स्पेस नहीं दे रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद कहीं ना कहीं टीम्स के माइंडसेट के अंदर आज के मैच में भी हमें उम्मीद है कि ये देखने को मिलेगा कि टीम्स के माइंडसेट के अंदर कहीं ना कहीं ये तब्दीली बहरहाल पैदा हुई है कि वो गैर ज़रूरी बॉल कैरी करना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट पास के ऊपर बजाय इसके कि आप क्रॉसेज के ऊपर जाएँ, आप एरियल एबिलिटी को यूज़ करें। जिस तरह से उन्होंने पोर्चुगल के खिलाफ गोल स्कोर किया था, ब्रेक थ्रू किया था मोरक्को ने, वो एक लेफ्ट विंग से क्रॉस आया, उसको नसीर ने जंप लिया और वो उसके। तो कल मोरक्को की टीम को जहाँ मैं ये समझता हूँ कि जो उनका वीक पॉइंट था, क्रॉसेज बहुत ज़्यादा कम थे और गोल की तरफ जो गोल अटेम्प्ट्स थी, ऑन टारगेट शॉट्स थी, वो भी बहुत ज़्यादा कम थे। अब वीक पॉइंट थे। बट सब क्या देख रहे हैं मोरक्को की टीम को? इस वर्ल्ड कप से पहले वो काफ़ी पीछे थे, इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कहाँ पर मोरक्को की टीम को इस वर्ल्ड कप में रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्वालिटी गेम्स खेली जितने भी उनको ये मैचेस खेलने को मिले? नहीं, इसमें देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप ये देखें ना कि कोई मोरक्को ऐसे पहुंच गई है टीम के वो लकी है और पहुंच गई, नहीं। उन्होंने प्रूव किया है कि उन्होंने परफॉर्म किया है। और जैसे अहमद भी बात कर रहे थे कि बहुत शॉर्ट पासिस के साथ, तो देखें जो हमने पहले बात की वेदर कंडीशंस की, तो ये वेदर कंडीशन भी ऐसा है जिसमें चूँकि हम खुद खेले हुए हैं अहमद भी, तो प्लेयर का खुद दिल करता है खेलने को, भागने को। तो जब वो इस कंडीशन के अंदर खेलता है तो वो ये शॉर्ट पासेस और ये स्पीड वर्क जो है वो ज़्यादा करता है, उसकी एक्सर्शन कम हो रही होती है और उसका स्टेमिना जो है वो बरकरार रहता है और वो उस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मोरक्कन टीम जो है उसने पहले मैच से अपने आखिरी मैच तक कहीं हमें ये फील नहीं आया कि यार ये जो है वो एक ऐसी इसकी किस्मत अच्छी थी तो ये आ गया, नहीं। दे परफॉर्म वेरी वेल। उन्होंने एंटरटेन भी किया, उन्होंने बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ और टैक्टिक्स के साथ पुर्तगाल जैसी टीम को जो है वो हराया भी और उसके ऊपर हावी भी हुए। उससे पहले स्पेन को हराया और उनकी परफॉर्मेंस कहीं पे भी ऐसी नहीं थी कि हम कहेंगे यार ये सिर्फ किस्मत की वजह से जीते हैं, नहीं। उन्होंने पूरी टैक्टिकल गेम की है, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है हर टीम के खिलाफ, और उस हर टीम के खिलाफ जब उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है तो ऑब्वियसली देखें जब जो दो टीमें खेलेंगी, एक हारेगी और एक जीतेगी, जैसे आज भी होगा। फ्रांस के फैंस भी मौजूद है, अर्जेंटीना के और मेसी के भी मौजूद है, एक हारेगी एक जीतेगी। तो परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप बात करें तो परफॉर्मेंस में मैं उसको रेट इसी जगह पर करता हूं जो इस वक्त वो चौथी पोजीशन पर मौजूद है। सही। अच्छा अहमद साहब, अगेन बात कर लेते हैं आज के फाइनल मैच की। मिडफील्ड पर बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि मिडफील्ड कमज़ोर दिखाई दे रही है फ्रांस की। अर्जेंटीना को उतना नहीं छेड़े क्योंकि फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियन है, इसके लिए ये ज़्यादा अहम है डिफेंड करना अपने टाइटल का, दिफा करना। ऑन पेपर हम ये देखें तो ये दोनों मिडफील्ड, मतलब अर्जेंटीना की दोनों उसमें ही आ रही है। अब मेरा ख्याल ये है कि फ्रांस की मिडफील्ड शायद अगर मेसी को एलिमिनेट करें तो फ्रांस, मेसी चूंकि उस तरह से उनकी पोजीशन मिडफील्डर नहीं है। लेकिन मैं रिलेट इसको इसलिए करना चाह रहा था मिडफील्ड से कि फ्रांस ने 6 मैचेस खेले हैं सिवाय मराकेश के, हर टीम ने फ्रांस के खिलाफ गोल किया है जी। लेकिन फ्रांस की टीम के मुकाबले में अगर हम अर्जेंटीना की मिडफील्ड देखें तो उस मिडफील्ड के अंदर भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो अकेला डिफरेंस क्रिएट कर सकता हो या कोई ऐसा प्लेयर हो कि जिसको आप ये कहें कि वो किसी बहुत बड़े क्लब में खेलता हो, या उनका मतलब रॉड्रिगो डी पॉल हैं जो एटलेटिको मैड्रिड में खेलते हैं, मैकेलिस्टर हैं जो ब्राइटन में खेलते हैं, एंजो फर्नांडिस हैं जो बेनिफिका में खेलते हैं, तो कोई ऐसा उनके अंदर भी मिडफील्डर नहीं है जिसको आप कह सकेंगे ये वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक जी। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मार्के की, अर्जेंटीना वर्सेस ये फ्रांस मार्का है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे ये मैच लगना है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब और हसन भट्ट साहब। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं दोनों की फेवरेट टीम कौन सी, लेकिन अभी ये दोनों खुद भी कंफ्यूज है, कह रहे हैं कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने बड़े बड़े अपसेट देखे, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है एक स्पेसिफिक टीम सेलेक्ट करने के कि ये जीत सकती है, क्योंकि हमने सऊदीया और जो पुर्तगाल के मैच देखे, अर्जेंटीना के मैच देखे, वो बिल्कुल हिला देने वाले हैं। अहमद साहब, फॉर्मेशन की थोड़ी सी बात कर ली जाए। अर्जेंटीना की आज की फॉर्मेशन आप क्या देख रहे हैं? जी, अर्जेंटीना की आज की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो लगता यही है कि वो जो उनकी 4-4-2 फॉर्मेशन लास्ट मैच थी उसको वो चेंज करेंगे, और हो सकता है कि वो 3-5-2 की फॉर्मेशन के साथ हैं, 3 मैन डिफेंस पर आएंगे, लिजेंड्रो मार्टिनेज को वो ऐड करके। तो इसमें
एक तो मैं हसान भट्ट साहब की कोचिंग की जो स्किल्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए इनसे ही ये कहूँगा कि ये प्लीज़ को एक्सप्लेन भी कर दें कि ये 3-5-2 फॉर्मेशन का जो रिवाज आया है जिसमें राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक अटैक के अंदर शामिल होते हैं, तो इसको किस तरह से टीमें आजकल यूज़ कर रही हैं, इस चीज़ को साथ रिलेट करते हुए कि जो शॉर्ट पासिंग का एलिमेंट जो है वो टीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है, तो इसको किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है अर्जेंटीना के लिए भी। इसमें पहले भी हम बात कर रहे थे, तो देखें फॉर्मेशंस होती हैं आपकी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। अगर आपका टीम की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी जो है वो विंग्स पे है, जिसको हम फ्लैंक्स भी कहते हैं और विंग्स भी कहते हैं, उसके ऊपर है, तो फिर आपकी फॉर्मेशन 3-5-2 हो जाती है। और अगर आप ये समझते हैं कि जो दूसरी टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे डिफेंसिव बिहेवियर अपनाना है, तो फिर उसके मुताबिक आप अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं। अब जैसे फ्रांस जो है वो खेल रहा है मेरे ख्याल में 4-4-2 नहीं अर्जेंटीना 4-4-2 खेल रहा है और फ्रांस जो है वो 4-5-1 पे जा रहा है। मतलब ज़्यादातर जो एक फॉरवर्ड के साथ खेल रहा है और उसका वो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि फ्लैंक्स वो डीप क्योंकि आ जाते हैं, वो नंबर 10 है तो वो 5 में, तो वो 5 उनके हो जाते हैं और वो फिर एक पूरा अटैक जो है उसमें बन जाता है। तो ये बेसिकली टैक्टिकल गेम होती है जो कोच बाहर बैठकर मैनिपुलेट कर रहा होता है और फिर वो अपनी टीम को बता रहा होता है कि आपने इस वक्त में ये पोजीशन जो है वो करनी है। अदर दैन दैट ग्राउंड के अंदर 11 प्लेयर उनके होते हैं और 11 प्लेयर ही आपकी टीम के होते हैं, तो वो कोई एज सच कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती। तो बट साहब अगर बात की जाए, फ्रांस चूंकि अपने टाइटल का दिफा कर रहा है, उसकी फॉर्मेशन इस सिनेरियो में क्या हो सकती है कि वो अटैकिंग जाएंगे या डिफेंसिव ही, और उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर आप जैसे बताया 4-5-1 से पहले तो अब सेम इसी पे ही चलेंगे। अच्छा, ये बड़ी प्यारी फॉर्मेशन है, अगर आप इसको देखें ना तो इसमें डिफेंस भी पूरी मौजूद है 4-5 के साथ, 4 और 5, मतलब डिफेंस आपके 4 लाइन की मौजूद है। उसके बाद जो मिडफील्ड का एरिया है वो पूरा कवर्ड है। मिडफील्ड वो एरिया है जहां पर बैटल होती है, सबसे ज़्यादा बैटल वहां पे हो रही होती है और वहीं से क्रॉस करके जो है वो प्लेयर आगे जा रहा है और वहीं से बॉल जो है वो डिलीवर होना है और उन्होंने उसको भी पैक किया हुआ और आगे उन्होंने एक फॉरवर्ड रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जब वो अटैक पे जाते हैं तो वही जो बाहर के उनके फ्लैंक के जो प्लेयर्स हैं या विंग के जो प्लेयर्स हैं वो उसके साथ शामिल होते हैं और पूरी उनकी जो मिडफील्ड है वो भी उसके साथ शामिल। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक टीम गेम है और फ्रांस ने अभी तक ये साबित किया है कि वो एक टीम के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब उनका कहीं कोई पुर्जा जो मशीन है उससे खिसका हुआ नहीं लगता, या वो कंप्लीटली वो वर्कआउट जो है वो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है। वो पूरी प्रेस करते हैं और जो शॉर्ट पासिस की जिस तरह अहमद भाई ने बात की कि वो ड्रिबल करते हैं और उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पासिस के साथ वो सेट पीसेस बनाते हैं, मूव्स बनाते हैं और पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत दूर से वो शूटिंग रेंज के ऊपर जाके शूट्स नहीं कर रहे और शॉट्स ऑन टारगेट बहुत इस दफ़ा हम पहले भी बात कर रहे थे कम है, तो वो काम नहीं कर रहे। वो पूरा एक प्रॉपर अपनी बिल्ड करते हैं अटैक को और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बाज़ औक़ात कामयाब हो जाता है, बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है और इसी वजह से फिर जब बाज़ औक़ात काउंटर अटैक होता है तो उनके ऊपर गोल भी हुए। जैसे हमने कहा कि फ्रांस की टीम को गोल स्कोर हुए हैं, उनकी डिफेंस लाइन बीट हुई है, इसीलिए वही है कि वो इस फॉर्मेशन के साथ खेल रहे हैं कि ऊपर जाती है पूरी टीम और कहीं वहाँ पर जब बॉल टूटता है। लेकिन फ्रांस की इस चीज़ की बहरहाल दाद देनी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ी दाद में उनके प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं और बावजूद उसके वो अपनी टीम को फाइनल में लेकर आए हैं। और ये जो इनके कोच हैं डिडियर डेस्चॉम्स, ये इस वक्त उन 4 मैनेजर्स में से एक हैं जो एज ए मैनेजर भी वर्ल्ड कप जीते हैं, एज ए प्लेयर भी वर्ल्ड कप जीते हैं। और मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा अहमद भाई, जी जब अब मतलब आप भी खेले हुए उसको समझते हैं, जब टीम इस लेवल पे आ जाती है ना तो जो बाहर बैठा प्लेयर होता है वो भी ऑलमोस्ट उसी लेवल का प्लेयर होता है जो अंदर खेल रहा होता है। तो उसमें फिर ये कोच को परेशानी नहीं होती कि यार अगर ये मेरा खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर हो गया तो मैं किसको खिलाऊंगा। उसके बैक ऑफ द माइंड उसको पता होता है कि अगर ये आज एम्बापे बिलफर्ज नहीं खेल रहा तो मैंने उसको किसको उसके साथ रिप्लेस करना है। तो वो एक टीम जो है वो प्रॉपर बिल्ट इन हुई होती है, कोई ऐसा वो इशू नहीं होता इस जगह पे। अच्छा भट्ट साहब, इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़ एज ए मैनेजर। मतलब हम ये देखते हैं कि क्रिकेट में कैप्टन जो है वो सब कुछ चला रहा होता है, लेकिन फुटबॉल में जो है वो ऑल इन ऑल अथॉरिटी जो है वो मैनेजर के पास होती है। तो नंबर 1 ये प्लीज़ बताइएगा कि मैनेजर किस तरह से अहम रोल प्ले करता है। दूसरी बात ये है कि ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक मैनेजर के लिए कितना मुश्किल होता है कि 4 साल उसने एक टीम को तैयार किया है। उस मतलब मैनेजर, हम जानते हैं कि मैनेजर जो है वो प्लेयर को उस तरह तैयार करता है जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को तैयार करता है। तो 4 साल उसने लगा दिए एक टीम को तैयार करने में और फिर एक बड़े इवेंट के अंदर आके और वो फाइनल में खुदा ना खास्ता आके हार जाए, तो फिर इसको किस तरह से मेंटली वो मैनेजर एक कोप अप करता होगा। अच्छा, आपने ये बड़ी ज़्यादती की है। आपने सेब को जो है वो सेब के साथ कंपेयर नहीं किया, आपने फुटबॉल को क्रिकेट के साथ कंपैरिजन कर दिया उसका। ये आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सेब को सेब के साथ ही कंपेयर करना चाहिए।
देखिए जो क्रिकेट है ना, उसमें एक बॉल कराई है शुएब अख्तर ने और उसके बाद अगली बॉल का 3 मिनट का वक्फा है कम अज़ कम, उसने जाना है रन अप लेना है और उसने फिर बॉल कर दी है, तो ये 2-3 मिनट उसमें रेस्ट मिल रहा है हर किसी को जी, बशमूल बैट्समैन और बॉलर। लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, 90 मिनट का मैच खेल रहा है, मैक्सिमम टाइम उसके पास जो बॉल रहता है वो 5 से 6 मिनट रहता है, बाकी वो 80 मिनट 82 मिनट जो है वो रनिंग कर रहा है, खाली रनिंग कर रहा है। तो उसको कोच ये बाहर से मैनेजर बता रहा है कि अब तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। इसलिए जो हर सेकंड बदलती हुई सिचुएशन के अंदर कोच और मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो बाहर से बैठ के उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो बट साहब ऑन फील्ड जो एक प्लेयर है वो ज़्यादा बेहतर नहीं समझ सकता कि मैंने किस तरह से खेलना है एज कम्पेयर टू जो उससे थोड़ा सा बाहर बैठा हुआ है, या उसका व्यू ज़्यादा क्लियर होता है मैनेजर का, इसलिए वो उन्हें डिक्टेट कर रहा होता है कि अब तुमने यहाँ, अब तुमने यहाँ। देखें इसमें दोनों चीज़ें हैं। जो कप्तान है ना, अगर वो गोलकीपर कप्तान है तो उसके सामने 21 प्लेयर खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर गोलकीपर यहाँ लास्ट मैन डिफेंडर जो है वो कप्तान है तो उसके आगे 20 प्लेयर खेल रहे हैं। इसी तरह, और वो सबको वॉच कर रहा होता है। तो नॉर्मली अगर आप देखें सक्सेसफुल कप्तान ज्यादातर डिफेंडर्स रहे हैं या गोलकीपर। और ओलिवर का वो कहान जो था वो जर्मनी का, वो भी गोलकीपर जो था एज ए कैप्टन था और ये सारी चीजें। तो कोच को क्योंकि उसकी पूरी टीम बाहर बैठी होती है जो डाटा एनालिसिस कर रही होती है सारे प्लेयर्स का बाहर, उसको वक्तन फवक्तन वो चीज़, और कोच जो है वो बाहर से बैठ के पूरी फील्ड को देख रहा होता है। जब वो पूरी फील्ड को देख रहा होता है तो मैं अगर प्लेयर खेल रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो डिफेंडर है वो क्या कर रहा है, लेकिन मेरे कोच को बाहर से पता है कि अगर ये हसान इस वक्त अच्छी पोजीशन में है और इसको नज़र नहीं आ रहा तो उसको आवाज़ देता है, उसकी हेल्प करता है। इसलिए उसका एक रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर। ठीक है जी। जो फैंस होते हैं किसी भी गेम में वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक खिलाड़ी का भी जो मोराल है वो ऊपर चला जाता है जब उसको सपोर्ट मिल रही होती है। अब मेसी का ये तकरीबन आखिरी वर्ल्ड कप है, शायद वो अनाउंस भी कर चुके हैं जैसे कि आपने बताया। अब मेसी के जो फैन है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अर्जेंटीना में तो इस वक्त है ही हैं। ये आप मनाजिर ज़रा हम फुल स्क्रीन पर अगर देख सकें कि ये अब मेसी की 18 मीटर ये बड़ी शर्ट है जो जिस तरह से उनको हवा में लहराया गया। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतों पर मेसी के पोस्टर्स लगे हैं और जिस तरह से मेसी के फ़ैन जो हैं, कतर में भी जो फ़ैन उनके मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से जश्न मनाया है। और बट सब क्या समझते हैं जब एक प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस फैंस की बढ़ जाती हैं तो एज प्लेयर उस पर किसी किस्म का प्रेशर आ जाता है कि जनाब अब हर बंदा, पूरी दुनिया की नज़रें मेरे पर हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना की टीम में मेसी के अलावा कोई बड़ा नाम उस तरह से नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इसमें मेसी वर्ल्ड कप आपका आखिरी हो, पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हों और फाइनल मार का हो, तो इस सूरत हाल को एक प्लेयर किस तरह से टैकल करता है? ये बहुत बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जी। आप देखें कि अगर आपका आखिरी मैच हो और वो आखिरी मैच भी वो मैच हो जिसको दुनिया के 6 अरब लोगों में से मेरे ख्याल में 5.5 अरब लोग देख रहे हो हाँ और फिर हर फर्द जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेसी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है टीमों के दरमियान, मतलब जिसके साथ भी मैच है। तो मेसी जो है वो एक ऐसा प्लेयर था जिसने बाकी लोगों को बताया कि इस तरह से जो है वो प्लेयर करते हैं। तो मेसी के ऊपर ऑब्वियसली अभी रोनाल्डो चूंकि आउट हो गया तो जो दुनिया की जो नज़रें हैं वो मेसी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा ऑब्वियसली उसके ऊपर परफॉर्म करने के लिहाज से। लेकिन इसी चीज़ को जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, यही जो है वो एक प्लेयर का खासा होता है कि वो इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को, अब देखें 70-80 हज़ार का क्राउड बैठा होगा, जब वो आपको आवाज़ देगा तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही होगी। तो इसी चीज़ को हैंडल करना ही बड़े प्लेयर की निशानी है और आई होप कि आज वो इस प्रेशर को हैंडल करे और जो उससे तवक्कुआत हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उसके ऊपर पूरा उतरे, 2-3 गोल करे और हम देखें कि मेसी जो है वो वर्ल्ड कप उठाए। अहमद सईद साहब, अर्जेंटीना में तो मेसी है, फ्रांस में एम्बापे के अलावा कोई ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी अभी फिलहाल आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी जिम्मेदारियां और ये जो सारे प्रेशर हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी एम्बापे नहीं फेस करने, और 23 साल उनकी उम्र है सारी। जी, मीडिया ने जो इस वक्त हाइप बनाई है वो तो ज़ाहिर है मेसी और एम्बापे की बनाई हुई है, लेकिन मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि फ्रांस की टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एंटोइन ग्रीजमैन है। और आज अगर जो प्लेयर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जो प्लेयर वो जो एक मेसी का रोल है उसको लिमिट भी अगर कोई प्लेयर कर सकता है तो वो ग्रीजमैन है। तो ग्रीजमैन नंबर 10 की शर्ट पहनते हैं और इससे पहले वो नंबर 7 की शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन जो उनका रोल चेंज हो गया तो वो नंबर 10 के रोल में आकर नंबर 10 की शर्ट पहन रहे हैं। तो ग्रीजमैन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जितना वो डीप जाके बॉल को लेकर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है, वो ना सिर्फ मिडफील्ड के साथ लिंकअप का रोल प्ले कर रहे हैं बल्कि वो नीचे जाके डिफेंस के से भी बॉल
लेकर तो आगे खिला रहे हैं, जिसकी वजह से ओलिवियर जीरूड गोल करने में कामयाब हो रहे हैं। तो एंटोइन ग्रीजमैन, मेरा ये ख्याल है कि फ्रांस की टीम की तरफ से डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे आज एम्बापे की जगह। लाइक अगर कंपैरिजन किया जाए तो ग्रीजमैन वो फ्रीडम एम्बापे को देंगे तो एम्बापे परफॉर्म कर पाएंगे ना। एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है कि जिससे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो पीछे आगे बॉल ले भी वो मूव नहीं। एम्बापे के पास स्पेस है और उस स्पेस की बुनियाद पर ही वो टीमों को एक्सप्लॉइट करता है। तो एम्बापे के लिए जो स्पेस क्रिएट करनी है वो उसके टीममेट्स ने क्रिएट करनी है। और फुटबॉल जो है वो एक टीम बिजनेस है, हम इसमें बार बार बात कर रहे हैं। और फाइनल मैच, जिस तरह से भट्ट साहब ने ये कहा कि इसमें सबसे अहम जो एलिमेंट होता है वो ये होता है कि प्रेशर किस तरह से हैंडल करेंगे। तो 23 साल एम्बापे के ऊपर इस उम्र में ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस फाइनल मैच के प्रेशर को किस तरह टैकल करेंगे। और अगर ये मैच जाता है पेनल्टीज के ऊपर, तो फिर आप खुद, मतलब मेरा ख्याल है कि अब इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस कैफियत को, कि अरबों लोग आपको देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आपने इतनी तैयारी की हुई है, आपका करियर मेक और ब्रेक हो सकता है, और खुदा ना खास्ता आप पेनल्टीज के ऊपर जाके पेनल्टी मिस कर दें, तो ये किस तरह से वो कैसे फेस करेगा। इटली के एक प्लेयर थे जिन्होंने पेनल्टी रोबर्टो बैगियो 94 के गोली मार दी गई थी। जी, ये कोलंबिया के प्लेयर थे, ये कोलंबिया के प्लेयर थे जिन्होंने ऑन गोल किया था, उनको गोली मार दी गई। नहीं, पेनल्टी मिस की उन्होंने, तो उसको इस इटालियन भी एक प्लेयर थे शायद, उनके साथ भी ये वाकया हुआ, तो फैन ने आके उनको ही मर्डर्ड हिम। इस तरह की चीजें गेम को गेम ही रहने देना चाहिए, इतना ज्यादा एग्रेसिव मूड ठीक नहीं होता। अच्छा, थोड़ी सी बात किए, अगर रैंकिंग की बात कर ली जाए, फ्रांस इस टाइम फीफा रैंकिंग में कहां पर स्टैंड कर रहा है? फ्रांस 4th पे है और अर्जेंटीना 3rd पे है। अच्छा, तो टो टू मैच चलेगा। और ये तो इसमें बात हो जाएगी कि इनकी रैंकिंग तो चेंज हो जाएगी आज के मैच के बाद। अभी टॉप पर कौन है? नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 2 बेल्जियम है, और नंबर 3 और 4 पे अर्जेंटीना और फ्रांस की टीम। तो बट साहब, ये भी कोई थोड़ा सा ज़हनी तौर पर एज टीम होता है कि ये मेरे से रैंकिंग में बेहतर है, इसको हराना ज़रा मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जिस स्टेज पे इस वक्त ये दोनों टीमें मौजूद हैं, तो ये सारी पुरानी बातें जो है ना वो जहन से झटक कर आएंगे जब ये मैच खेलने आएंगे, और आना इसी तरह से चाहिए। मतलब ये जो कोच और मैनेजर का रोल यहाँ पर होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से हो जाता है कि जब आप 90 मिनट के मैच के लिए जा रहे हो और ये इसके आगे कोई चीज़ नहीं है, हम मतलब खेलते हैं यार ये लीग का मैच है, बराबर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे चले जाएंगे, गोल हो जाएगा। यहाँ पर जिस पोजीशन पे इस वक्त ये दोनों टीमें हैं, इनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल प्रीवियस रैंकिंग का किसी किस्म का कोई प्रेशर होगा। अब प्रेशर परफॉर्मेंस का ज़रूर होगा, जिसको इनको हैंडल करना चाहिए, और अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो मज़ा आएगा मैच का। अच्छा जी, ये तो आज के मैच का तो 8 बजे से 10 बजे तक का पता चल जाएगा। आखिर में भट्ट साहब से मैं जानना चाहूँगा, वो हेड क्लब रन कर रहे हैं, भट्ट साहब पाकिस्तान फुटबॉल को अब 2022 में आगे 23 शुरू होने वाला कहाँ देख रहे हैं? फंड्स का इशू हमने बड़ा डिस्कस कर लिया कि कोई इशू नहीं है, तकरीबन जैसा कि आपने बताया कि 70-80 करोड़ पे ये है, वो भी। तो इसमें आप बता दें कि डाउनफॉल की वजह क्या है, क्विकली जरा इस पे कमेंट कर। इसमें मेरे ख्याल में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपना लोकल फुटबॉल जो है, वो लोकल प्लेयर्स, क्लब फुटबॉल, क्लब कल्चर को फ़रोग देना पड़ेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी नेशनल कमेटी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो भी चैलेंज कब कर रही है 32 टीमों का, और उसमें भी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो क्लब्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं किए उन्होंने। तो हमारा जो क्लब कल्चर है, दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, एमिरेट्स की या फलां कंपनीज़ की हम बात करें, उनकी अपनी क्लब, अपनी कंपनीज़ के अपने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, उन्होंने अपनी टीम्स नहीं बनाई। जो वहाँ पर क्लब्स मौजूद हैं उनको वो स्पॉन्सर करते हैं और उनके ज़रिए जो है वो अर्निंग भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो क्लब कल्चर को फ़रोग देना पड़ेगा, जब क्योंकि क्लब नर्सरी है जहाँ से प्लेयर तैयार होता है। जब वो डिपार्टमेंट में चला जाता है वहाँ पर उसको सिखाया कुछ नहीं जाता, वहाँ सिर्फ उससे काम लिया जाता है। ठीक है जी, तो पैसे का कोई मसला नहीं है, पैसे का हम बात इसी वजह से करते हैं कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं खुदारा पाकिस्तान फुटबॉल को तबाह होने से बचाएं, और ये जो पैसे की हेर फेर है, ये जितना भी पैसा है ये फुटबॉल पर ही खर्च होना चाहिए जो फीफा की तरफ से आ रहा है। क्विकली जरा बता दें अहमद सईद साहब, फ्रांस या अर्जेंटीना? अर्जेंटीना पे हमारे सारे प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई हैं, तो आज अर्जेंटीना इंशाल्लाह। बट साहब, फ्रांस या अर्जेंटीना? फ्रांस जी, एक अर्जेंटीना एक फ्रांस। लेट्स सी रात 10 साढ़े 10 बजे क्या नतीजा निकलता है। आज के शो से इतना ही।